जब भी आप इतिहास विषय का अध्ययन करते होंगे तो एक शब्द प्रायः आपको प्राप्त होता होगा और वह शब्द है क्रांति, रिवॉल्यूशन। जैसे आप प्राचीन भारत का अध्ययन करते हैं तो 600 ईसा पूर्व में सामाजिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति की बात होती है। मध्यकाल में आपको खिलजी क्रांति प्राप्त होता होगा। आधुनिक काल पढ़ते हैं तो 1857 की क्रांति आती है। और जब विश्व इतिहास का अध्ययन करते हैं तो इस शब्द का बहुत बार आपको सामना करना पड़ता होगा। कभी आप फ्रांसीसी क्रांति पढ़ते होंगे, कभी आप रूसी क्रांति का अध्ययन करते होंगे, कभी चीनी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, औद्योगिक क्रांति, फांसीवादी क्रांति, और इस प्रकार से यह शब्द आपको बार बार मिलता होगा। अपने अध्यापन के क्रम में मैंने ये देखा है कि प्रायः जब भी विद्यार्थियों से हमारी बात हुई है कि क्रांति शब्द का अर्थ क्या है, तो तमाम प्रकार की भ्रांतियां देखने को प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज इन भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। इतिहास का अध्ययन आप करें, सम्यक ढंग से अध्ययन करें तो इस शब्द को समझना आवश्यक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे क्रांति का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन। अर्थ में सबसे पहले आप ये समझेंगे कि क्रांति हम उसे कहते हैं जिसमें मौलिक परिवर्तन होता है, जिसमें मौलिक परिवर्तन होता है। आप इसको इंग्लिश में फंडामेंटल चेंज कह सकते हैं। और ये ध्यान से समझना है, मैं सिर्फ परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूं, चेंज की बात नहीं कर रहा हूं, मौलिक बदलाव की बात कर रहा हूं। जो आमूल चूल ढंग से व्यवस्था को बदल रहा है या किसी विचार को बदल रहा है, किसी सिस्टम को बदल रहा है, उसे हम क्रांति कहेंगे। दूसरी बात, ये जो मौलिक परिवर्तन होगा, ये मौलिक परिवर्तन अकस्मात होगा, यानी जब भी क्रांति होगी तो सडन होगा। क्रांति कभी ग्रेजुअली नहीं होगी, धीरे धीरे नहीं होगी। क्रांति जब भी होगी तो वो अकस्मात होगी। और तीसरी बात, ये बहुत फास्ट होगी, ये बहुत गतिशील होगी। तो हम ये कह सकते हैं जब व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन होता है और यह मौलिक परिवर्तन बहुत ही अकस्मात होता है, बहुत ही शीघ्र होता है, तो उसे हम क्रांति कहते हैं। इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं जैसे हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। इसका अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें विकास के साथ, विकास यानी डेवलपमेंट के साथ, अब जो विकास होगा इस विकास में भी परिवर्तन होगा, लेकिन ये जो परिवर्तन है ये मौलिक प्रकार का नहीं होगा, आमूल चूल बदलाव नहीं होगा। चेंजेस तो होंगे लेकिन वो बहुत व्यापक परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ परिवर्तन ही होंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो आपने देखा कि क्रांति में मौलिक परिवर्तन सडन होगा, अकस्मात होगा, वो यहाँ नहीं होगा। ये जो परिवर्तन है ये ग्रेजुअली होगा, क्रमशः होगा, यानी बहुत शीघ्र नहीं होने वाला है, धीरे धीरे होने वाला है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि विकास में परिवर्तन क्रमिक ढंग से होता है, धीरे धीरे होता है। किसी व्यवस्था में रूपांतरण अकस्मात नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। जबकि क्रांति में जो रूपांतरण है वो बड़े पैमाने पर होगा, अकस्मात होगा और गतिशील होगा। अब यहाँ पर
हम कुछ भ्रांतियों के बारे में बात करेंगे। जब भी हमने अपने अध्यापक जीवन में क्रांति शब्द के बारे में विद्यार्थियों से बात किया तो कुछ भ्रांतियां हमें समझ में आई। उन भ्रांतियों को लेकर के हम यहाँ बात करेंगे, जिससे जब भी आप अध्ययन करें क्रांति के बारे में तो किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपके मन में ना हो। जैसे अब क्रांति को लेकर के जो भ्रांतियां हैं हम उनकी बात करेंगे। जैसे पहली भ्रांति है कि क्रांति सिर्फ राजनीतिक होती है। ये भ्रांति है कि राजनीतिक जीवन में एक सत्ता होती है, उसमें अचानक कोई परिवर्तन हो जाता है, कोई दूसरा व्यक्ति सत्ता को पर अधिकार कर लेता है और सामान्य प्रकार से विद्यार्थियों के मन में ये बात रहती है। तो ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। क्रांति जो होती है वो राजनीतिक भी होती है, आर्थिक भी होती है, सामाजिक सांस्कृतिक भी होती है। जैसे राजनीतिक क्रांति में आप फ्रांस की क्रांति का उदाहरण ले सकते हैं, रूस की क्रांति का उदाहरण ले सकते हैं, चीन की क्रांति का उदाहरण ले सकते हैं या अमेरिकी की क्रांति का उदाहरण ले सकते हैं। तो ये राजनीतिक क्रांतियां हैं जिसको आप समझते हैं। लेकिन क्रांति आर्थिक भी हो सकती है। जैसे जब आप विश्व इतिहास का अध्ययन करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे और वर्ल्ड हिस्ट्री में एक टॉपिक होगा औद्योगिक क्रांति। टॉपिक का नाम होगा औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, यहां भी क्रांति शब्द है, लेकिन इसका संबंध राजनीति से नहीं है। ये क्रांति कैसी होगी? ये इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन होगा, ये आर्थिक क्रांति होगी। तो क्रांति जो है वो राजनीतिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है। जब आप सामान्य अध्ययन को पढ़ते हैं तो इकोनॉमी में भी तमाम प्रकार के शब्द आपको मिलते हैं। रेड रिवॉल्यूशन की बात होती है, येलो रिवॉल्यूशन की बात होती है, ब्लू रिवॉल्यूशन की बात होती है, पिंक रिवॉल्यूशन की बात होती है, यानी लाल क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, काली क्रांति और तमाम प्रकार की क्रांतियों की बात होती है। सफ़ेद क्रांति जिसको आप दुग्ध क्रांति कहते हैं। तो ये जो यहाँ पर क्रांति शब्द का इस्तेमाल है, इसका संबंध हमारा किस क्षेत्र से है? आर्थिक से क्षेत्र से है। सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति, जब आप भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं तो 600 ईसा पूर्व में जो बुद्ध का काल है, वहाँ जो व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है, कल्चर में जो परिवर्तन आ रहा है, धर्म में जो परिवर्तन आ रहा है, उसको भी क्रांति की संज्ञा दी जाती है, जिसको सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति या बौद्धिक क्रांति आप कह सकते हैं। तो पहली भ्रांति तो आप ये मन से निकाल दीजिए कि ये राजनीतिक होती है। राजनीतिक के साथ साथ यह आर्थिक भी होती है, सामाजिक भी हो सकती है, धार्मिक भी हो सकती है, किसी क्षेत्र में हो सकती है। जहाँ भी आमूलचूल बदलाव होगा, अकस्मात होगा, तेज गति से होगा, उसे हम क्रांति कहेंगे। जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी औद्योगिक जगत में बड़े पैमाने पर बदलाव हुआ, आमूलचूल बदलाव हुआ। पहले जहां उत्पादन हाथों से होता था, अब मशीनों से होने लगा और यह व्यवस्था बहुत शीघ्र हुआ, बहुत तेज गति से हुआ यह परिवर्तन। इसलिए औद्योगिक जगत में जो परिवर्तन हुए उसको क्रांति शब्द से विभूषित किया गया। और दूसरी भ्रांति के बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरी भ्रांति ये है कि जो क्रांति है वह क्रमशः होगी, ग्रेजुअली होगी, ऐसा विद्यार्थियों का मत हमने प्राप्त किया है। तो ये बात हम आरंभ में ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जो भी क्रांति होगी वह अकस्मात होगी, सडन होगी।
बहुत शीघ्र होगी, गतिशील होगी। तो इसमें कहीं किसी प्रकार की भ्रांति आपके मन में नहीं होना चाहिए कि क्रांति जो है वो अकस्मात ही होगी। अगर वो क्रमशः होगा, धीरे धीरे होगा, तो वो विकास हो जाएगा, क्रांति की बातें नहीं उसमें होगी। तो क्रांति होने के लिए ये एक आवश्यक शर्त होती है। तीसरी भ्रांति जो आपके मन में प्रायः रहता है, विद्यार्थियों के मन में, कि जब भी क्रांति की बात करते हैं तो विद्यार्थियों का जो उत्तर आया है उसमें हिंसा की बात बहुत होती है। यानी जहां वो फ्रांस की क्रांति का उदाहरण देंगे, चीन की क्रांति का उदाहरण देंगे कि बहुत हिंसा हुई, कत्लेआम हुआ, बहुत सारे लोगों की हत्याएं हुई, अमेरिकी क्रांति का उदाहरण देंगे। तो यहाँ पर तीसरी जो भ्रांति है वो हिंसा को लेकर के है कि क्रांति हिंसात्मक होगी, क्रांति में अनिवार्य रूप से हिंसा होगी। इससे भी बिल्कुल आपको नकारना है। यहाँ ये ध्यान में रखना है कि जो क्रांति है वो हिंसात्मक भी हो सकती है और बिना हिंसा के भी हो सकती है। तात्पर्य यह है कि क्रांति में हिंसा आवश्यक नहीं है। जैसे आप फ्रांस की क्रांति को देखते हैं, बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। रूस की क्रांति को देखते हैं, बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। लेकिन आप इंग्लैंड के ग्लोरियस रिवॉल्यूशन की बात करें, राजनीतिक क्रांति है, 1688 ईस्वी में हुई, जिसको आप इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं, वहाँ कोई हिंसा नहीं हुई। इसके अलावा भी अभी हमने चर्चा किया है, आर्थिक क्रांति की बात हमने किया है, औद्योगिक क्रांति की बात हमने किया है, कोई हिंसा यहाँ नहीं हुई। बौद्धिक क्रांति की बात मैंने किया, कोई हिंसा नहीं हुई। तो ये बात दिमाग में रखना है कि क्रांति में हिंसा आवश्यक नहीं है। क्रांति में हिंसा हो भी सकती है और हिंसा नहीं भी हो सकती है। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है कि क्रांति जो है वो मौलिक परिवर्तन को कहते हैं। मौलिक परिवर्तन अकस्मात होना चाहिए, शीघ्र होना चाहिए। दूसरी बात ये दिमाग में रखना है कि क्रांति राजनीतिक क्षेत्र में भी हो सकती है, आर्थिक क्षेत्र में भी हो सकती है, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हो सकती है। और क्रांति हिंसात्मक भी हो सकती है और अहिंसात्मक भी हो सकती है। किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न आपके मन में नहीं रहना चाहिए। तभी आप विश्व इतिहास के विषयों को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे और उनका उत्तर भली भांति से लिख पाएंगे।